Hi guys, what is up? Welcome back to another video. This is Priyansh Kaushal and I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 6 और मैं निकल चुका हूँ मोहाली के लिए, चंडीगढ़ के लिए। दिन में मैं लंच करने आया था 103 कैफ़े यहाँ पे हमारे शिमला में है, वहाँ मैं लंच करने आया था। और उसके बाद लंच करते करते गप्पे मारते मारते आई वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो 5-6 बज गए ऐसे ही। अब मैं चंडीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ और इस टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं। एंड अभी चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं जर्नी 3 घंटे की। शिमला टू चंडीगढ़ इज अराउंड अबाउट 3 hours, बट विद ट्रैफिक 3.5-4 घंटे। एक तो मैं चलता बहुत स्लो हूँ, मेरी अगर स्पीड गाड़ी चलाने की है तो वो है कुछ 30-40-50, हाईवे में मैक्सिमम 60 चला जाता हूँ मैं। पता नहीं, मेरे को तेज़ चलाने की आदत ही नहीं है। एक तो ये मेरे को फोबिया है इस चीज़ का। फोबिया भी नहीं, वैसे अच्छी बात भी है, सेफ ड्राइव में बहुत करता हूँ। मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मान लो आप रोड पे चल रहे हो और आगे से कोई गाड़ी स्पीड में आती है और अगर आप भी स्पीड में हो और गलती से आप दोनों का टकरान होने वाला हो, क्रैश होने वाला हो, तो दोनों के हाथ में, दोनों के कंट्रोल में कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों ही ओवर स्पीडिंग में चले हुए हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर अगला स्पीड में चल रहा है और आप एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, तो अगर अगला आपकी तरफ गलत आ रहा है तो एटलीस्ट आप कम स्पीड में अपनी गाड़ी को कंट्रोल तो कर सकते हो। मेरा ये कॉन्सेप्ट है शुरू से, उसी वजह से मैं बहुत स्लो चलता हूँ। बल्कि मेरे भाई मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं इस चक्कर में कि आप चंडीगढ़ से 4-5 घंटा लगा लेते हो, हम तो 2.5-3 घंटे में पहुँच जाते हैं। बट आई प्रेफर कि यार जीवन एक मिला है, अच्छे से जियो। ज़रा क्या हो जाएगा, लेट हो जाओगे कहीं के लिए, बट सेफ़ चलो। आप लोगों को भी यही मैसेज है, चलते हो तो सेफ़ चलो। मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ मेरी एज के, कि मेरी एज के तो क्या, बड़े बड़े भी 30-30, 35-35 साल के भी लड़के मैं देखता हूँ, बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत रैश ड्राइव करते हैं, फुकराबंदी करते हैं पता नहीं किस चीज़ की। बट लाइफ इज़ सो प्रेशियस, लाइफ को वैल्यू करो और हेल्दी रहो, अच्छे से रोड पे चला करो। एक चीज़ मेरे को इतने अच्छे से रियलाइज़ हो चुकी है, nobody is gonna help you out in this life. Nobody is gonna actually help you out. At the end of the day, you only have to take care of yourself. आपके पास जितने भी इंसान हो, चलो फिर आज एक स्टोरी टाइम हो जाए। तो ये बात है दुबई की 2023 सितंबर एंड अक्टूबर। तो 2023 में एज यू ऑलरेडी नो 2021 में मैं जॉब करता था मोहाली में। तो मेरे पास 1 साल का एक एक्सपीरियंस था जो मैं रिज्यूमे में डाल सकता था, सीवी में। तो मेरे पास वो रिज्यूमे था। तो दुबई से मैं बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ और मेरा बहुत ये अंदर से इच्छा भी है कि मेरा एक घर वहाँ पे भी हो, बहुत जल्द आ जाएगा। तो दुबई से मैं बहुत फैसिनेटेड था कि यार मेरे को दुबई जाना है और घूमने के पर्पज़ से नहीं जाना, सेटल होने जाना है, मतलब सेटल होना है सीधा। बट कोई वे आउट लगता है ताकि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो वैसे ही मैंने एक बार क्या किया, मैं एक्चुअली दुबई में कुछ लोग थे जिनसे मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड था। तो मैं उनके साथ बीच बीच में बातचीत करता रहता था कि हाउ इज़ इट गोइंग इन दुबई एंड हाउ डज इट फील लाइक टू मूव टू दुबई, सेटलिंग इन दुबई, लाइक व्हाट इज़ द वर्क कल्चर ओवर देयर, कैसा काम है, हर फील्ड में क्या है, क्या चल रहा है, मतलब रियल एस्टेट में क्या चल रहा है। तो मैं चला गया। अब चले जाने की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। सिंस जनवरी 2023 मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था। वहाँ की कुछ जॉब पोर्टल्स होते हैं, बयूट, पता नहीं कौन से थे, कुछ ऐसे थे, मतलब ड्यूबिजल वगैरह कोई ऐप्स है दुबई की, यूएई, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो मैंने उस पर ना अपना सीवी डालना शुरू कर दिया, सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल पे, और जो भी मेरे को जॉब्स मिल रही थी तो मैंने डालना शुरू कर दिया था उसमें कि मैं मतलब अप्लाई करना शुरू कर दिया था। तो अप्लाई किया तो मेरे को उस टाइम कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके 2 महीने के बाद मेरे को ना मतलब ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी कि योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड फॉर टुमारो।
तो एक्चुअली दुबई जाने का प्रोसेस असली में ये होता है कि आप पहले दुबई जाते हो टूरिस्ट वीज़ा लेके 1-1.5 महीने का 2 महीने का जो भी, एंड देन वहाँ पे बैठ के आप अप्लाई करते हो। लोग यही वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं कि वहाँ पे पहुँच के टूरिस्ट वीज़ा में जाके फिर वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद उनको कॉल्स आती है या ईमेल्स आती है इंटरव्यूज़ के लिए, जो कि मेरे को इंडिया में बैठे बैठे आ रही थी। शिमला में था मैं अपने घर पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ना बहुत सारी ईमेल्स आनी शुरू हो गई। अब महीने की मेरे पास 10-10, 12-15 ईमेल्स आती थी कि आपका कल इंटरव्यू इस जगह पे है। तो मैंने घर पे वैसे ही बोल दिया, मैं कहा मेरे को काम करना है और मेरे को दुबई जाना है। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, बट थोड़ा इतना है कि हम बियर कर पाएंगे, तो मेरे को दुबई जाने दो, मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने भेज दिया कि चलो ठीक है, अगर आगे से ऑफर्स आ रही है, क्योंकि ऐसे ईमेल्स आना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि मेरे को वहाँ के ही लोगों ने बताया था कि भाई अगर आपको इंडिया में ही ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी तो बहुत बड़ी बात है। तो चला गया मैं। अब मैं वहाँ गया तो फर्स्ट डे में पहुँचा रात को, और पहुँचा तो फिर मेरा अपार्टमेंट बुक था वहाँ पे JBR में, जुमेरा बीच रेजिडेंसेस में, एंड वो काफ़ी अच्छा, बहुत हायर फ्लोर वाला अपार्टमेंट था। 34th फ्लोर पे अपार्टमेंट था वो, बहुत अच्छा सा। और लकीली मेरे को बहुत रीजनेबल पड़ गया ना, जो एक्चुअल में बर दुबई, ओल्ड दुबई की तरफ इतने मतलब जितने पैसे में आप बर दुबई में रहते हो थोड़ा सा एडजस्ट करके, उतने पैसे में मेरे को लकीली बाय द गॉड्स ग्रेस मेरे को JBR में ही बहुत अच्छा अपार्टमेंट में एक स्पेस मिल गई थी, अच्छी सी एक रूम मिल गया था मेरे को। तो मैं वहाँ गया। फर्स्ट डे तो बहुत ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि कभी ऐसे इंडिया से बाहर गया नहीं था मैं। तो बहुत ऐसे लगा, ऊपर से अकेला, एंड आई वाज 21। हाँ 21 का था ना मैं, 2 साल पहले। हाँ तो गया तो बहुत अच्छा लगा। नीचे यॉट्स दिख रही थी और दुबई मरीना था साथ में ही। दुबई मरीना ऐसे, और इसके ऑपोजिट साइड पे JBR है, जुमेरा बीच। तो बहुत अच्छा व्यू था, सब कुछ अच्छा था। एंड देन नेक्स्ट डे से ही मेरे इंटरव्यूज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड थे। तो स्केड्यूल होने के बाद लेट मी चेक, हाँ स्केड्यूल्ड होने के बाद मैं नेक्स्ट डे से इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे मैंने। तो मैं हर जगह जा रहा था, बहुत जगह इंटरव्यूज़ में गया, बातचीत की कि क्या है क्या नहीं है, क्या सिनेरियो है। बट देन दे वर लाइक आपको सैलरी हम देंगे, इंडियन करेंसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 मैक्सिमम। और उसके अलावा जो वर्क वीज़ा होता है 2 साल का, एक्चुअली अगर आपको काम करना दुबई में तो यू नीड टू हैव अ वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा मेरे को खुद स्पॉन्सर करना पड़ रहा था। वो बोल रहे थे कि वी कैन नॉट स्पॉन्सर यू द वर्क वीज़ा, यू हैव टू गेट इट बाय योरसेल्फ, बट देन वी कैन ऑफर यू अ जॉब एंड उसके बाद आप काम पे लग जाओ। बट देन मेरे को ये था कि नहीं यार, जब तक कोई कंपनी मेरे को आगे से खुद स्पॉन्सर नहीं करेगी तब तक मैं हाथ नहीं मारूंगा। मेरे को अपने पैसे खुद के नहीं। भाई इसका मेमोरी का बहुत सीन आईफोन का है, शायद मैंने कम ऑब्वियसली 128 GB लिया हुआ है, तो नहीं होता, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है डिलीट करके। तो हाँ नेक्स्ट डे से मैं इंटरव्यूज़ देने चला गया। तो वही था कि हम वर्क वीज़ा नहीं देंगे बट सैलरी देंगे। अब वहाँ पे यार मेरा रेंट जब 60,000 70,000 है, और ट्रैवल एक्सपेंस इतना है, फिर और भी चीज़ें हैं, तो टिल द लास्ट डे ऑफ माई वीज़ा, तो सोचो 1-1.5 महीना मेरे हर रोज़ इंटरव्यूज़ होते थे। और ऐसा कभी भी किसी इंसान के साथ नहीं होता कि हर रोज़ बंदे का इंटरव्यू हो। वो लकीली आई गॉट दैट एक्सपीरियंस कि मेरे को हर रोज़ कॉल्स आते थे रियल एस्टेट वालों से, हर जगह से। बट हर जगह एक ही सीन पड़ रहा था कि यार वर्क वीज़ा नहीं दे पाएंगे हम, आप जो मर्जी कर लो, क्योंकि आपके पास एक तो एक्सपीरियंस नहीं है। जब तक 5-7 साल का आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक वो कंसिडर नहीं करते आपको। 5 साल से नीचे वाले को तो फ्रेशर ही कंसिडर करते हैं। तो उनको ये था। एक जगह तो मैं गया, तो एक्चुअली हाँ इंडिया से मैं इस वजह से गया था, अब आप लोग मेरे को बेवकूफ़ मत बोलना, इंडिया से मैं इस वजह से गया था क्योंकि जो मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन आ रही थी ना, जब मेरे पास ऑफर्स आ रहे थे आगे से, और जब इंटरव्यूज़ के लिए मेरे को बुला रहे थे, इंडिया में ही था, जब मैं इंडिया में ही था, तो उस टाइम मेरे को सैलरी वहाँ पे 8 to 10,000 दिरहम्स दिखाता था। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में JD होता है, जो जहाँ पे मेंशन होता है कि आपको कितने की सैलरी मिलेगी, कितना मतलब आपका कितना पैकेज होगा। तो 8,000 से 10,000 दिरहम इज़ अ लॉट, ठीक है, 10,000 दिरहम आप ले लो, 2.5 लाख रुपए के आसपास। तो उसके बाद जाके मैंने प्लान बनाया था, उसके बाद जाके मैंने घर पे डिस्कस किया था कि यार मेरे को ऐसे 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, तो मैं तो चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे को हर जगह से हर जॉब डिस्क्रिप्शन में यही लिखा हुआ था 8 से 10,000 दिरहम। तो मैं कहा यार इट्स ओके, बढ़िया है भाई। तो मैंने बोला यार ठीक है, मस्त है, 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, प्लस एक्सपीरियंस, प्लस दुबई ऑब्वियस सी बात है, अच्छा बढ़िया हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा फ्रॉड मेरे साथ ये हुआ कि वो लोग, एक ने तो मेरे को कितने 2,000 दिरहम
की नौकरी ऑफर करी, वो भी बहुत अच्छे से ऑफिस में, बहुत अच्छा सा ऑफिस था वो, बिजनेस बे में दुबई में, मेन डाउनटाउन में। 2000 दिरहम की नौकरी दे रहा है मेरे को। 2000 दिरहम होता है 40-45 हज़ार रुपये। मैंने कहा भाई इतना तो मैं इंडिया में भी ले रहा था, मतलब इसके आसपास इंडिया में मिल जाएगा मेरे को बहुत अच्छे से। अभी 6-7 महीने एक साल काम कर लूँगा तो फालतू थोड़ी खिंचवाएंगे हम यहाँ पे। तो ऐसा हुआ और फिर रियल एस्टेट में गया। रियल एस्टेट के कुछ लोग थे, कुछ ब्रोकर्स थे जिनसे मैं कॉन्टैक्ट में था, और वो पाकिस्तान से थे एक्चुअली, बहुत नाइस लोग थे। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप आओ एक बार ऑफिस विजिट कर लो। ऑफिस भी विजिट किया, बट वहाँ जाके उनका ये था कि वी ओनली वर्क ऑन कमीशंस, नो सैलरी। सैलरी पे वो लोग दुबई में रियल एस्टेट डील नहीं करता, डायरेक्टली कमीशंस पे। एंड अगर आपको रियल एस्टेट स्टार्ट करना है दुबई में, मैं आपको बता दूँ, कोई भी अगर ब्लॉग देख रहा है फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो एटलीस्ट यू नीड 1 ईयर का बैकअप होता है ना जो पैसे का, वो आपके पास होना चाहिए कि आपको 1 साल तक आपके पास इतना पैसा है कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सको। क्योंकि डील एकदम से नहीं होती है और आप डिपेंड नहीं रह सकते उस चीज़ पे कि डील आएगी तो करेंगे, क्योंकि खर्चा बहुत है। उस हिसाब से आपको 1 साल का पूरा पैसे का बैकअप चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास 1 साल सर्वाइवल लायक पैसे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव अ कार ओवर देयर इफ़ यू वांट टू गो टू रियल एस्टेट, क्योंकि आपको डिफरेंट लोकेशंस पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ दिखानी है, बिल्डर्स को दिखानी है और बायर्स को दिखानी है। तो उसके लिए आपको कार एक मतलब ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना ही मेट्रो में घूम लोगे, कितना ही वो कर लोगे। तो वहाँ पे मेरे को 2-3 चीज़ें हमने रियल एस्टेट वाले ने बताई कि एक तो बैकअप होना चाहिए, दूसरा वर्क वीज़ा तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तीसरा हम कमीशंस पे काम करते हैं, चौथा बस गाड़ी होनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें क्लब हो गई, बहुत दिल टूटा और शैटर्ड हो गया। एक दिन जो मेरा बीच, कोई मेरा सेकंड या थर्ड डे था, जो मेरा बीच में मैं गया यार बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मैंने घर वालों के पैसे वेस्ट कर दिए और मैं आया, मेरे से नहीं हो रहा है। बट देन हमेशा हर चीज़ के पीछे ये होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है ना तो हमेशा बेटर दिखेगी। फेलियर इतना देखा उस टाइम भी, 1-1.5 महीना, मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने कितना डेडिकेटेडली, मैं हर दिन उठता था, कई बार खाना भी नहीं खाता था, कि काम की भूख ज़्यादा थी, पेट की भूख कम थी, कि खाना ना जाए, काम मिल जाए और जल्दी से जल्दी मिल जाए, सो दैट मैं घर पे बता सकूँ कि यार हो गया है। बट 1.5 महीना पूरा स्ट्रगल करने के बाद भी मेरे को वहाँ पे ना मेरे को अच्छे से जॉब मिली, ना मेरे को वर्क वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे थे बोलो, क्योंकि मैं अपनी जेब से पैसे तो नहीं लगवा रहा था वहाँ पे। तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग। मेरे को था कि यार नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग। अब वापस इंडिया चलते हैं, निराश होके। वापस आके बेइज्जती भी बहुत हुई, बहुत लोगों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला कि हाँ दुबई गया था वापस आ गया, बट चलो कोई बात नहीं, वक्त वही बात है। सेम चीज़ बोलूँगा जो मैं आज से 1 साल पहले बोल रहा था कि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बदल सकता है। तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड आगे बढ़ते रहो। तो ये थी मेरी दुबई की स्टोरी। और उसके बाद तो बहुत चेंजेस आए। उसके बाद मैंने फिटनेस शुरू कर दिया था। देखो एक चीज़ ख़त्म हुई, मतलब एक चीज़ अगर मान लो आपका एक दरवाज़ा बंद हो रहा है ना, तो 100 दरवाजे और खुलते हैं। और अगर शायद से मैं वहाँ पे फेल ना होता और मेरे को जॉब इस टाइम पे लग गई होती, तो शायद से मैं वहीं पे नौकरी कर रहा होता इस टाइम। और मतलब शायद से आज की डेट में मैं जो कर रहा हूँ, जैसे सोशल मीडिया कर रहा हूँ, फिटनेस कर रहा हूँ, तो वो शायद नहीं कर पाता, वहीं पे नौकरी कर रहा होता अभी तक।